हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो सबसे पहली बात नहीं, हमेशा दूसरी बात के साथ नाइंसाफ़ी क्यों होती है? हमेशा पहली बात पहले क्यों की जाती है, दूसरी बात बाद में की जाती है? आज हम उल्टा करेंगे। पहले दूसरी बात। आपके साइड में एक लाल बटन दिख रहा होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, कृपया उसके ऊपर प्रेस करें, ठीक है? अद्धा उठा के मार दीजिए, चप्पल उठा के मार दीजिए, जो मन करे मार दीजिए, लेकिन वो बटन दबना चाहिए, ठीक है? और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, ठीक है? और पहली बात दूसरे नंबर पे कह रहे हैं कि आज हम इन्वायरमेंटल इशू का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर पढ़ेंगे यूरो नॉर्म्स एंड भारत नॉर्म्स एंड नॉइज़ पोल्यूशन एंड आपका वाटर पोल्यूशन, ठीक है? ये सब पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। जो एनवायरमेंटल इशू का लेक्चर नंबर 1 था, उसके अंदर हमने एयर पोल्यूशन पढ़ लिया था कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन होता कैसे। हमने बताया था कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो लोगों के लिए रिसोर्सेज की जरूरत भी पड़ रही है। उनका रहने के लिए घर, खाना, कपड़ा, मकान, रोटी कपड़ा मकान, तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो इन्हीं के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है? मतलब जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा वो काट रहे हैं, जिससे एयर की क्वालिटी ख़राब हो रही है और एयर में पोल्यूशन बढ़ रहा है। फिर हमने पढ़ा था कि जो एयर पोल्यूशन है इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो हमने वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये एक विधि पढ़ी थी। और दूसरे नंबर पे जो हमने विधि पढ़ी थी, ठीक है, जो सेकंड मेथड था वो हमारा था स्क्रबर का। एंड जो थर्ड मेथड था वो था हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर। वहाँ तक हमारा हो चुका था, कैटालिटिक कन्वर्टर तक। तो हम कैटालिटिक कन्वर्टर से फिर से स्टार्ट करते हैं कि हमें पता था कि जो पुरानी बाइक्स थी, तो पहले के जो इंजन थे उनमें एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी? आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा कि पीछे से विलन भागता हुआ आ रहा है और ये गाड़ी पे बैठे हैं और बाइक की चाबी लगा रहे हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। वो बेर खिर हो रही है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इस प्रॉब्लम्स को बोलते थे नॉकिंग, ठीक है? इस प्रॉब्लम्स को बोलते थे नॉकिंग। तो इस प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए ऑयल कंपनी थी, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा ऑयल्स के अंदर मिलाया जाए जो ये नॉकिंग की जो प्रॉब्लम है ये कम हो जाए। तो ऑयल कंपनी ने ऑयल्स के अंदर लेड मिलाना शुरू कर दिया। जब लेड मिलाना शुरू कर दिया तो हालांकि ये जो प्रॉब्लम थी नॉकिंग की, ये तो खत्म हो गई। इसीलिए वहाँ पे लेड को बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है? क्या बोलते हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है? तो ऑयल में लेड मिलाने से ये प्रॉब्लम्स तो धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम्स का समाधान हुआ तो दूसरी प्रॉब्लम्स बढ़ गई। जब इसके अंदर लेड मिलाया जाने लगा तो ऑयल्स का जो इनकम्प्लीट कंबशन था वो और ज़्यादा होने लगा। मतलब उसके अंदर जो सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड जो थे वो और ज़्यादा इनकम्प्लीट कंबशन से बनने लगे, जो ज़्यादा ही हार्मफुल होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन करते हैं। तो फिर इंजन कंपनी ने सोचा कि कुछ ऐसा बाइक के अंदर लगाया जाए, कुछ ऐसा कन्वर्टर लगाया जाए जो इन मोर हार्मफुल गैसेस को कम हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर दे। मतलब इस इनकम्प्लीट कंबशन का कंप्लीट कंबशन कर दे, ठीक है? तो कैटालिटिक कन्वर्टर उन्होंने बनाया। कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर क्या होता है? इसके अंदर कैडमियम और प्लेटिनम की क्या होता है? प्लेटें लगी होती हैं। ये इनकम्प्लीट कंबशन को कंप्लीट कंबशन करवाती हैं पूरा, ठीक है? इनकम्प्लीट कंबशन को कंप्लीट कंबशन करवाती हैं। जब गाड़ियों के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लग के आने लगा, कैटालिटिक कन्वर्टर लग के आने लगा, तो जो ऑयल्स कंपनी थी उन्होंने क्या किया? ऑयल्स में लेड की मात्रा मिलाना भी धीरे धीरे कम कर दिया, क्योंकि नॉकिंग की प्रॉब्लम्स थी वो तो खत्म हो चुकी थी और कैटालिटिक कन्वर्टर भी आ चुके थे और इंजन बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के बनने लगे थे। तो लेड की जो मात्रा है ऑयल्स के अंदर कम कर दी गई। कम इसलिए कर दी गई, जो लेड होता है ये क्या करता है? कैटालिटिक कन्वर्टर को इनएक्टिव करता है या इसको खराब कर देता है। तो वहाँ पे लेड की मात्रा कम कर दी गई थी। तो हमने पिछले लेक्चर में कैटालिटिक कन्वर्टर पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं यूरो नॉर्म्स एंड भारत नॉर्म्स की। व्हाट इज यूरो नॉर्म्स एंड भारत नॉर्म्स? ये लेक्चर हम एक बार रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या मोबाइल में हमारे लैग करता है कि वीडियो रुक जाती है, फंस जाती है। रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, कितनी भी बार प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हम रिकॉर्ड तो इसको पूरा करके छोड़ेंगे, भले ही 10 बार में रिकॉर्ड हो, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं यूरो नॉर्म्स। हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ से शुरू होता है आज का, यूरो नॉर्म्स एंड भारत नॉर्म्स। व्हाट इज द यूरो नॉर्म्स एंड भारत नॉर्म्स? यूरो नॉर्म्स जो है ये पूरी कंट्री में, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया को छोड़ के इसको यूरो नॉर्म से जाना जाता है और इसका ही नाम बदल के इंडिया में इसको भारत नॉर्म से जाना जाता है। ये क्या होता है? दे आर सम सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑयल कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल्स कंपनीज टू रिड्यूस, ठीक है? कम करने के लिए ऑयल कंपनी को ऑर्डर दिया गया कि रिड्यूस अमाउंट ऑफ सल्फर एंड हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फ्रॉम डीजल एंड पेट्रोल। और ऑटोमोबाइल्स कंपनी को क्या ऑर्डर दिया गया कि ऑटोमोबाइल्स कंपनी अपने इंजन अपग्रेड करे। अब ये इंग्लिश में आपको लिखा दिख रहा है, ये आपको इतना शायद ना समझ में आया। अब इसको बताते हैं अपनी भाषा के अंदर कि ये कहना क्या चाहते हैं आखिरकार। भाई कहना क्या चाहते हो आप? पीके वाली स्टाइल में नहीं, 3 इडियट वाली स्टाइल में। भाई कहना क्या चाहते हो? तो कहना ये चाहते हैं कि भारत नॉर्म्स ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने ऑयल कंपनीज को और ऑटोमोबाइल्स कंपनी को
ऑयल कंपनीज को जो ऑयल को फिल्टर करते हैं या ऑयल्स को बनाती हैं या उनको निकलवाती है कुओं से, ठीक है। और ऑटोमोबाइल्स कंपनी जो गाड़ियों को बनाती है, कार्स को बनाती है, इनको कुछ ऑर्डर दिए। क्या ऑर्डर दिए? पहला ऑर्डर दिया गवर्नमेंट ने ऑयल्स कंपनी को, कहा कि अपने आप जो ऑयल बना रहे हैं, ठीक है, उसका फिल्ट्रेशन और बढ़ाइए और उसके अंदर जो सल्फर की मात्रा है और उसके अंदर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की मात्रा है उसको कम करिए, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। एंड सेकेंड, ऑयल ऑटोमोबाइल्स कंपनी को ऑर्डर दिया कि आप जो इंजन बना रहे हैं उसको अपग्रेड करिए ऑयल्स के हिसाब से, कि किस लेवल का ऑयल जो है वो आपके वहाँ चल रहा है, ठीक है। क्योंकि भारत नॉर्म से ये स्टेज में लागू होता है, जैसे कि यूपी की बात करते हैं कि यूपी में 3rd स्टेज की गाड़ियाँ चल रही हैं, या अगर हम बात करें दिल्ली की कि दिल्ली में 5 स्टेज की गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उस स्टेज के हिसाब से ये अपने इंजन को अपग्रेड करें, ठीक है। इंजन को अपग्रेड करें कि इस इंजन में कितनी कंसंट्रेशन का या कितनी अच्छी मात्रा का जो ऑयल है वो अच्छे से इंजन यूज़ कर सके, जिससे अच्छे से इंजन चल सके, ठीक है। तो इन्होंने ऑर्डर दिया ऑयल्स कंपनी को कि ऑयल्स के अंदर सल्फर का और हाइड्रोकार्बन्स का क्या करे, सल्फर का और हाइड्रोकार्बन्स का लेवल कम करे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। और ऑटोमोबाइल्स कंपनी को ऑर्डर दिया कि वो जो इंजन है वो अपने ऑयल्स के हिसाब से अपग्रेड करें और धीरे धीरे उसको मेंटेनेंस बनाए। हम देखते हैं कि यूरो नॉर्म्स और भारत नॉर्म्स को लागू कैसे किया जाता है, ठीक है। लागू कैसे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी। सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, जल्दी से जल्दी, क्या बनाया हो, ठीक है। जैसे कि ये लागू होता है स्टेज के रूप में, जैसे कि हमारी कंट्री में चल रहा है, जैसे कि हमारे यूपी की बात करें, जैसे कि यूपी में मान लो चल रहा है स्टेज 3 या फिर दिल्ली में चल रहा है स्टेज 4। तो इन स्टेज के अंदर जो ऑयल्स हैं उसके अंदर सल्फर की और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो मात्रा है वो फिक्स है कि अगर आपके वहाँ स्टेज 3 लागू है तो उस स्टेज 3 के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं और जितना भी ऑयल्स यूज़ हो रहा है, ठीक है, जितना भी ऑयल्स यूज़ हो रहा है उनके अंदर सल्फर की और हाइड्रोकार्बन की मात्रा कितनी होगी। जैसे कि हम पहली बात करते हैं यहाँ पे भारत स्टेज 3, भारत स्टेज करते हैं, भारत स्टेज 3। तो जहाँ पे भी भारत स्टेज 3 लागू होगा वहाँ पे सल्फर की मात्रा, सल्फर का लेवल कहाँ के अंदर, पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल के अंदर और डीजल के अंदर। पेट्रोल के अंदर सल्फर की मात्रा होगी 150 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। 150 ppm पेट्रोल के अंदर सल्फर की मात्रा होगी और डीजल के अंदर जो है वो सल्फर की मात्रा कितनी होगी, 350 ppm, 350 ppm। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की मात्रा कितनी होगी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो लेवल होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो लेवल होगा वो कितना होगा, वो 42% तक चल सकता है, ठीक है। ये बात की हमने स्टेज। तो जहाँ पे भी भारत स्टेज 3 लागू होगी तो वहाँ पे जो पेट्रोल्स होगा उसके अंदर सल्फर की मात्रा होगी 150 ppm और जो डीजल होगा उसके अंदर जो सल्फर की मात्रा होगी 350, मतलब 350 ppm, और उसके अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो लेवल होगा वो होगा 42% तक, ठीक है। ये होगी भारत स्टेज 3 की बात। अगर हम बात करें यहाँ पे भारत स्टेज 4 की, भारत स्टेज 4, तो किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर जहाँ पे भारत स्टेज 4 लागू हुआ होगा उसके अंदर जो सल्फर का लेवल है वो कितना होगा, सल्फर का लेवल, सल्फर का 50 ppm, 50 ppm, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो लेवल होगा वो 35% तक होगा। तो भारत स्टेज 3 के अंदर जो ऑयल्स यूज होगा
उसके अंदर पेट्रोल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर डीजल की मात्रा है ये कितनी होनी चाहिए वो जान लिया। भारत स्टेज थर्ड के अंदर पेट्रोल के अंदर सल्फर की मात्रा होगी 150 ppm और डीजल के अंदर सल्फर की मात्रा होगी वो 350 ppm। जिस स्टेज के अंदर जिस भी स्टेट के अंदर भारत स्टेज थर्ड लागू होगी उसके अंदर ये वाला इतने ही कंसंट्रेशन का पेट्रोल यूज किया जब पेट्रोल यूज किया जाएगा और डीजल यूज किया जाएगा। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कितना होगा, 42% तक उसके अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो सकता है। अब बात करते हैं किसी भी स्टेट के अंदर अगर भारत स्टेज फोर्थ लागू हो चुकी है तो उसके अंदर जो सल्फर का लेवल होगा वो 50 ppm तक होगा पेट्रोल के अंदर, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो लेवल होगा वो 35% तक होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं केस स्टडी। तो हमने यहाँ पे भारत स्टेज और यूरो नॉर्म्स एंड भारत नॉर्म्स पढ़ ली है। अब हम इस चैप्टर के अंदर कुछ केस स्टडी हैं। ठीक है, उन केस स्टडी के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो पहली केस स्टडी है एयर पोल्यूशन के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1991 में एक PIL फाइल, ठीक है, PIL फाइल डाली गई। 1991 में एक PIL फाइल हुई। PIL फाइल क्या होता है कि जब एनवायरनमेंट में या एयर पोल्यूशन ज़्यादा होने लगता है तो कुछ लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप कुछ ऐसे नियम बनाएं जिससे ये कम किया जा सके, पोल्यूशन को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। तो 1991 में एक PIL फाइल हुई। ठीक है, PIL फाइल हुई जिसमें क्या हुआ, जिसमें बताया गया कि दिल्ली मोस्ट polluted सिटी 41 सिटीज। तो 1991 में एक PIL फाइल हुई जिसमें बताया गया कि दिल्ली चौथी ऐसी सिटी है, 41 सिटीज में से चौथे नंबर के ऊपर दिल्ली आ रही है। फोर्थ दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी अमंग 41 सिटीज, कि 41 सिटीज के अंदर जो चौथे नंबर पे दिल्ली आ रही थी अब तो नंबर 1 पे होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का अगर एरिया देखें जहाँ पे बहुत सा वर्क होता है, ठीक है, चमड़े का उद्योग और कपड़े का उद्योग दिल्ली में बहुत पाया जाता है, चप्पल का काम वगैरह ये बहुत होता है। तो फोर्थ नंबर पे दिल्ली थी 41 सिटीज़ में, मोस्ट 41 सिटीज़ थी जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा पाया जा रहा था, चौथे नंबर पे दिल्ली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिए, सुप्रीम कोर्ट गिव सम गाइडलाइंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी। वो गाइडलाइंस क्या दी, नंबर 1 पे पढ़ते हैं यहाँ पे, स्विच ऑल CNG ऑन CNG। ये कब बताया गया था, सन 2002 में। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर की गाइडलाइंस क्या दी सुप्रीम कोर्ट ने, कि कैटालिटिक कन्वर्टर की एंड थर्ड यूरो नॉर्म्स कंपल्सरी। साथ साथ लिखते रहना, यूरो नॉर्म्स फेजिंग आउट तो एक केस स्टडी हुई जो एयर पोल्यूशन के ऊपर है। 1991 में एक PIL फाइल हुई, फिर से आपको बता रहे हैं, एक PIL फाइल हुई जिसमें बताया गया कि जो 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हैं उसके अंदर चौथे नंबर पे दिल्ली आ रही है। ठीक है, दिल्ली आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी दिल्ली के ऊपर। कौन कौन सी गाइडलाइंस दी, उन्होंने कहा कि स्विच CH, तो गाइडलाइंस दी, उन्होंने बताया कि सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को CNG पे कर दो। मतलब वहाँ पे पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियाँ थी, ठीक है, जैसे कि टेम्पो वगैरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो थे, सन 2002 में क्या था कि तब आजकल जो ऑटो आ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाले, तब नहीं थे, तब टेम्पोज वगैरह चलते थे। ठीक है,
उसमें पेट्रोल और डीजल यूज़ होता था, और वही पेट्रोल और डीजल बहुत ही इनकम्प्लीट कंबशन करके क्या करता था, पोल्यूशन करता था। तो क्या किया कि सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी पे स्विच कर दो, कि वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ चलेंगी सीएनजी पे चलेंगी, ये सन 2002 में बताया गया। और कैटालिटिक कन्वर्टर की मैंडेटरी कर दी गई, और वहाँ पे यूरो नॉर्म्स को कंपलसरी लागू कर दिया गया कि भैया यूरो नॉर्म्स तो यहाँ पे लगेगा ही। और जो ओल्ड व्हीकल थे उसको फेजिंग आउट कर दिया गया, कि जो भी व्हीकल लगभग 15 साल या 16 साल से पुराने ज़्यादा हो चुके हैं अब वो सिटीज़ के अंदर नहीं चलेंगे, उनको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइंस थी वो सुप्रीम कोर्ट ने दी, ये केस स्टडी हो गई पहली। अब हम बात करते हैं सीएनजी की, कि सीएनजी के लाभ क्या हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सीएनजी के ऊपर भी बन सकते हैं, तो सीएनजी के बारे में बेसिक नॉलेज हमको पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक नॉलेज सीएनजी के बारे में भी ले लेते हैं कि सीएनजी से एडवांटेजेस क्या थे। कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी के ऊपर लागू कर दो, स्विच कर दो और पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ हटा दो, तो सीएनजी के कुछ एडवांटेजेस क्या थे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये कैसा होता है, ये क्लीन फ्यूल होता है, ये क्लीन फ्यूल होता है और कंप्लीट कंबशन इसके अंदर होता है। कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक, ये क्लीन फ्यूल होता है और कंप्लीट कंबशन होता है, और नॉट इजीली साइफन्ड ऑफ की आप मीनिंग जानना चाह रहे होंगे। ठीक है, कि सर साइफन्ड ऑफ क्या होता है, सीएनजी के एडवांटेजेस क्या थे इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। कि सीएनजी कैसा होता है, क्लीन फ्यूल होता है। ठीक है, मतलब क्लीन फ्यूल होता है और कंप्लीट कंबशन करता है। कि मतलब कंप्लीट कंबशन का मतलब है इसके अंदर जो गैसेस बनती हैं, ठीक है, उनका इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कंप्लीट कंबशन होता है। और नॉट इजीली साइफन्ड ऑफ, साइफन्ड ऑफ का मतलब है कि चोरी होना। आजकल पेट्रोल के दाम इतने बढ़े हैं, इतने भाव बढ़े हैं कि इतने भाव तो किसी के भी नहीं, इतने भाव तो किसी के नहीं बढ़ते जितने आजकल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं। ठीक है, तो पेट्रोल के ये हालत हो सकती है कि पेट्रोल बहुत जगह चोरी होता है। आप जानते होंगे कि गाड़ी खड़ी है, आए चुप्पे से तार हटाया, आधा लीटर पेट्रोल गायब। ठीक है, आया चुप्पे से उसका प्लग निकाला, पाइप निकाला और आधा लीटर पेट्रोल गायब। तो क्या होता है कि पेट्रोल चोरी हो सकता है। लेकिन सीएनजी तो भैया गैस होती है, तो सीएनजी को चोरी करना बहुत मुश्किल होता है, ये चोरी नहीं होती है। नॉट इजीली साइफन्ड ऑफ का मतलब है कि ये चोरी नहीं होती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि इसका स्टोरेज मुश्किल से किया जाता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल पंप होते हैं ये हर 5 किलोमीटर के बाद पड़ जाते हैं, आपकी सिटीज़ के अंदर नॉर्मली देखा होगा। लेकिन सीएनजी का कहीं पेट्रोल पंप्स या सीएनजी का पंप देखते हैं ये बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है ये करने में बहुत ही मुश्किल लगती है। ठीक है, तो हमने सीएनजी के बारे में लगभग पढ़ लिया है। अब एक और यहाँ पे टॉपिक ऐसे ही बनता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, इसको भी बता देते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। सीएनजी के बारे में हमने जान लिया, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या, यहाँ नोट करके 500 का एक नोट लगाते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट। कोई पूछ ले कि बताओ भैया इतना एनवायरमेंटल इश्यू पढ़ रहे हो, सर पढ़ा रहे हैं, चलो प्राइमरी पोल्यूटेंट बताओ क्या है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या, जो डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं उनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। What is the secondary pollutants? Primary pollutants, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के साथ मिक्स होके
कुछ नया बना लेते हैं, ठीक है, कुछ नया आविष्कार कर लेते हैं, उसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे कि स्मॉग, ठीक है, स्मॉग, धूल गिक्कड़ होते हैं थोड़े थोड़े, उसमें पानी मिक्स हो जाता है हल्का, ठीक है, वो स्मॉग बन जाता है, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हो गया। तो आप यहाँ पे सीएनजी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स पढ़ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही गजब होने वाला है, धुआंधार होने वाला है। उससे पहले हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल आपको रिपोर्टर की तरह पढ़ाएंगे आज हम। तो अब हमने पूरा एयर पोल्यूशन कंप्लीट खत्म कर लिया है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, इसको भी एयर पोल्यूशन के अंदर ही रखा गया है, ठीक है, इसको भी एयर पोल्यूशन के अंदर रखा गया है। तो हम नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द नॉइज़ पोल्यूशन? अनडिजायरेबल हाई साउंड, ठीक है, अनडिजायरेबल हाई साउंड को ही हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए मतलब ये होता कैसे है और कितना हाई साउंड जो होता है उसको नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर हम ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए कि आप अगर किसी से ऐसे ही कह दीजिए कि आप घर में बच्चे शोर कर रहे हैं या आपके साइड में बहुत ही हाई लेवल का साउंड बज रहा है, अगर आप उनसे कहने जाएंगे कि भैया इसको बंद कर दीजिए, ये गलत है, ठीक है, या जहाँ पे डीजे ना बजाइए, तो ऐसे मानेंगे? तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए और गवर्नमेंट ने बताया कि भैया आप इतने लेवल तक साउंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इतनी बजे तक यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी नियम को ला देते हैं तो उस चीज़ को अच्छे से फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब भैया नियम लगा है, अगर आप नियम को तोड़ेंगे तो आपको दंड भी लगेगा और साथ में पेनल्टी भी लगेगी, ठीक है, और जुर्माना वगैरह देना पड़ जाएगा, ठीक है, तो जुर्माना वगैरह देना पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया कि नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर कुछ नियम बनाए और बताया कि आप इतनी हाई लेवल तक साउंड को यूज़ कर सकते हैं और इतने बजे तक यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ऐसी जगह होती है जिनको साउंड फ्री जोन बोलते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे आप साउंड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह हो गए, जो हमारे कोर्ट होते हैं, कोर्ट का मतलब कौन सी कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक वाला माहौल होता है। यहाँ पे साउंड ऐसा वातावरण होता है कि अगर आप वहाँ पे मेडिटेशन करेंगे जाके ना, तो बिल्कुल बहुत ही ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी कि आप सोच नहीं सकते, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा वातावरण वहाँ का होता है। तो पहले हम नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले कुछ एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि 1981 में एयर पोल्यूशन, यहाँ पे बात करते हैं कि 1900, इनके ईयर जो है वो याद करिएगा आप ज़रूर। 1981 में एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट आ गया था, एंड प्रिवेंशन एक्ट आया था 1981 में एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट आया था, जिसमें बताया गया था कि एयर पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, कैसे रोकथाम की जाए। फिर क्या हुआ, 1987 में एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट में थोड़ा सा क्या किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर बदलाव किया गया और एयर पोल्यूशन के अंदर नॉइज़ पोल्यूशन को ऐड कर दिया गया। क्या किया गया 1987 में क्या किया गया, एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट एंड ब्रिंग नॉइज पोल्यूशन, एंड ब्रिंग नॉइज पोल्यूशन इन इट, ठीक है। तो नॉइज पोल्यूशन के लिए 1981 में एयर पोल्यूशन, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन आपको बताते हैं। पहले एयर पोल्यूशन के लिए 1981 में एक एक्ट आया, एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। फिर उसी एक्ट में थोड़ा सा चेंजेस किए गए। 1987 में एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट के अंदर चेंजेस किए गए और अमेंड एंड ब्रिंग नॉइज पोल्यूशन इन इट, और इसी एक्ट के अंदर नॉइज पोल्यूशन को भी ऐड कर लिया गया, ठीक है। आप समझ चुके होंगे इसी एक्ट के अंदर मतलब एयर पोल्यूशन के अंदर नॉइज पोल्यूशन को ऐड कर लिया गया। अब हम नॉइज पोल्यूशन को डीपली पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ नॉइज पोल्यूशन। पहली बात तो इसकी यूनिट जानते हैं कि नॉइज पोल्यूशन की यूनिट क्या होती है। बस 5 मिनट में नॉइज पोल्यूशन भी आपका हम बिल्कुल खत्म कर देंगे जड़ से। हमारे आस पड़ोस तो बहुत नॉइज पोल्यूशन होता है, रोड पे घर होता है तो गाड़ियाँ दिन भर चेपों हुआ करता है, और जब नॉइज पोल्यूशन जिस इंसान के करीब ज़्यादा होता है तो उस इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन, आपने देखा होगा कि जो बस के ड्राइवर वगैरह होते हैं, ये जो बहुत ही आवाज़ वाली एरिया के अंदर रहते हैं,
उनको सोने में दिक्कत होती है, उनका हमेशा BMR रेट बिगड़ा रहता है, उनका हमेशा ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, ठीक है। तो ये दिक्कतें होती हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन से क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन से क्रिएट हो जाती हैं। तो यूनिट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन यूनिट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन डेसिबल, ठीक है, इसको लिखते हैं क्या हम, dB। इसकी यूनिट होती है डेसिबल, ठीक। पहली बात करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। जो डेसिबल यूनिट होती है इसको लॉगरिथम स्केल बोलते हैं। आपकी एनसीईआरटी के अंदर 3 लॉगरिथम स्केल हैं। कौन कौन सी? एक तो पीएच लॉगरिथम स्केल के बारे में हम बाद में डिटेल में बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लो कि ये लॉगरिथम स्केल के अंदर आती हैं। सबसे पहले तो डेसिबल जो है एक ये यूनिट, और जो भूकंप को नापने वाला होता है रिएक्टर पैमाना, ठीक है, रिएक्टर पैमाना, ये लॉगरिथम स्केल के अंदर आता है। एंड आपका जो पीएच होता है ये लॉगरिथम स्केल के अंदर आता है, ठीक है। तो हमने जो नॉइज़ पोल्यूशन की यूनिट है वो जान ली। फिर है नॉइज़ पोल्यूशन, जहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज द नॉइज़ पोल्यूशन, undesirable high level of sound of undesirable and high level of sound, undesirable and high level of sound को हम बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट कि आप नॉइज़ पोल्यूशन वाले एरिया के अंदर कितनी देर तक रह रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर, ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर, एक्सपोजर, ठीक है, लेवल। तो अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड को बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप के ऊपर जो साउंड पोल्यूशन है, आप उस एरिया के अंदर कितनी देर तक रह रहे हैं और उसका एक्सपोजर है वो कितनी ज़्यादा मात्रा आपके ऊपर पड़ रहा है साउंड लेवल का, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। अब हम बात करते हैं हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन से हार्मफुल इफेक्ट क्या पड़ेंगे? हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा? आपको बताते हैं हम कि जो जेट प्लेन होता है 150 डेसिबल जो साउंड होता है ये होता है जेट प्लेन का। अगर करीब से आपको सुना दें तो आप बहरे हो जाओगे। 150 dB होता है जेट प्लेन का, मतलब जेट प्लेन में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो 150 dB का होता है, ठीक है, जो पैदा कर सकता है डीफनेस। डीफनेस का मतलब है ये बहरापन। जो जेट प्लेन का साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है 150 डेसिबल का। ये आपको बहरा कर सकता है। कभी ट्राई ना करिएगा जाकर, ठीक है। एयरपोर्ट पे जाइए और जेट प्लेन के पीछे खड़े हो जाइए ऐसे, ठीक है, जहाँ पे लड़ाकू विमान होते हैं उसके पीछे खड़े हो जाइए। अरे इतनी तेज़ हवा का झोंका लगेगा ना, इतनी तेज़ हवा का झोंका लगेगा आपको कि 20 मीटर दूर गिरेंगे, झर्र से रगड़ते हुए जाएंगे, ज़मीन भी खुश जाएगी वहाँ की, ठीक है। तो 150 डेसिबल की जो वॉइस प्रोड्यूस करता है, जेट प्लेन प्रोड्यूस करता है, जो आपको बहरा कर सकता है, ठीक है। और इसके साथ अदर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? अदर्स प्रॉब्लम्स कौन कौन सी क्रिएट हो सकती हैं? नंबर 1 स्लीपलेसनेस। आपको स्लीपनेस, आप सो नहीं पाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपको चैन नहीं आएगी। हार्ट पैल्पिटेशन, आपका दिल घबराया करेगा, हार्ट पैल्पिटेशन। एंड अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न। एंड इसके साथ जो दिक्कतें होंगी वो क्या होंगी? आपको नींद नहीं आएगी, आपको हार्ट पैल्पिटेशन होगा। हार्ट पैल्पिटेशन का मतलब है आपका जो दिल है हमेशा घबराया करेगा, आपके दिल के अंदर चैन नहीं होगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा। कि आपने देखा होगा जो ड्राइवर्स होते हैं, बस के कंडक्टर वगैरह, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनकी भी तकलीफ हम लोगों को समझनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कभी भी क्या हो जाता है बस के अंदर कि थोड़ी सी बात होती है, लोग बस के कंडक्टर्स के ऊपर या बस के ड्राइवर के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। उनकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए कि वो 24 घंटे के अंदर लगभग 19 घंटे
वो बस के अंदर रहते हो, हमेशा साउंड नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर रहते हैं। सोचिए उनके ऊपर उनका BMR रेट कितना बिगड़ा हुआ रहता होगा, उनको नींद नहीं आती होगी, उनका दिल घबराया करता होगा, और जो पैटर्न है ब्रीथिंग का वो भी उनका बिगड़ा रहता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में हमने ये पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि कंट्रोल, नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अगर हमको रोड्स की या गाड़ियों की आवाज़ों को कम करना है, आवाज़ों को कम नहीं करना है, मतलब आवाज़ों को ह्यूमंस तक कम पहुंचने देना है, तो रोड के किनारे हम साउंड मफलिंग मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। साउंड मफलिंग मटेरियल्स वो होते हैं जो साउंड को कलेक्ट करके उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो ट्री भी होते हैं, ट्री जो ग्रीन ट्री होते हैं हमारे, तभी आपने देखा होगा कि रोड के बीच में जो डबल रोड होते हैं तो बीच में ग्रीन प्लांट लगाए जाते हैं, उनके साइड में भी प्लांट लगाए जाते हैं। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, एक मफलर की तरह एक्ट करते हैं और साउंड को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साउंड प्रूफ मटेरियल को यूज़ करना चाहिए। साउंड प्रूफ मटेरियल को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं साउंड मफलर। साउंड यस साउंड मफलिंग मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। रोड साइड हम क्या करते हैं, रोड साइड साउंड मफलर की तरह क्या लगाते हैं हम, ग्रीन प्लांट जो एक्ट करते हैं, एक्ट एज साउंड मफलर, जो साउंड मफलर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो साउंड प्रूफ मटेरियल्स जिनको साउंड मफलिंग मटेरियल्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं, साउंड मफलिंग मटेरियल बहुत आते हैं। अगर आपको घर के अंदर साउंड ना आने देना है तो बहुत सी ऐसी खिड़कियां आती हैं, बहुत से ऐसे कांच आते हैं जो अगर आप विंडो के अंदर लगा देंगे तो साउंड जो बाहर की है वो घर के अंदर नहीं आएगी। और जो रोड की साउंड है उसको कम करने के लिए, जो व्हीकल की साउंड होती है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि रोड के साइड में क्या किया, ग्रीन प्लांट लगाने शुरू कर दिए। और वही जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो साउंड मफलर की तरह एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, साउंड को कलेक्ट करके उनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और साउंड को ज़्यादा फैलने नहीं देते हैं और नॉइज़ पोल्यूशन को ओवरकम करते हैं। फिर गवर्नमेंट ने कुछ साउंड फ्री जोन बनाए, साउंड फ्री जोन बनाए जहाँ पे साउंड करना अलाउ नहीं है। अगर आप वहाँ पे ज़्यादा साउंड करेंगे तो आपको वहाँ पे जुर्माना पड़ सकता है, आपको दंड पड़ सकता है, मतलब वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है, अगर ये चीज़ें करेंगे। वो साउंड फ्री जोन कौन कौन से थे, वो था कोर्ट, नंबर 1, आप कोर्ट के अंदर शांति रखें वरना वहीं पे आपको लटका दिया जाएगा, ठीक है। एंड नंबर 2 स्कूल के अंदर भी आप ज़्यादा शोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं आप जानते हैं बहुत ज़्यादा कमीने, सबसे ज़्यादा स्कूल में शोर करते हैं, ठीक है। एंड हॉस्पिटल्स के अंदर आप ज़्यादा शोर नहीं कर सकते हैं। फिर क्या किया, टाइम बाउंड, नंबर 1 एंड नंबर 2, 2 मेथड पढ़ लिए नॉइज़ पोल्यूशन कम करने के लिए। फिर क्या किया, टाइम बाउंडिंग की, गवर्नमेंट ने कुछ टाइम बाउंडिंग की और बताया कि आप इतने बजे से इतने बजे तक साउंड को यूज़ कर सकते हैं। रूल फॉर अलाउ साउंड, रूल फॉर अलाउ साउंड एंड लाउड स्पीकर यूज लिमिटेड, लाउड स्पीकर्स यूज लिमिटेड, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, साउंड प्रूफ मटेरियल्स क्या यूज़ किया, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स वगैरह लगाए और कुछ साउंड फ्री जोन बनाए, जैसे कि कोर्ट हो गया, स्कूल हो गया और हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पे आप ज़्यादा शोर नहीं कर सकते हैं। और फिर गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए कि आप जो साउंड है वो टाइम के हिसाब से यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर रात हो गई है, रात के 10 बजे के बाद आप हाई लेवल साउंड यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रात के 10 बजे के बाद आप हाई लेवल का साउंड नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो रूल फॉर अलाउ साउंड एंड लाउड स्पीकर यूज लिमिटेड, और लाउड स्पीकर का यूज जो है वो आप लिमिटेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन दोनों को खत्म कर लिया है। लेक्चर वी कंप्लीट टोटल एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे हम रोक देते हैं, वरना लेक्चर का जो ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। और आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वाटर पोल्यूशन पूरा आपको पढ़ाएंगे बहुत ही गजब तरीके से। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, बायो वाला के साथ।
और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अरे अपना भी चैनल थोड़ा उठाइए यार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद।